नमस्कार। कभी सोचकर देखा है कि आज के जो मॉडर्न आइडियाज हैं उनकी नींव शायद हजारों साल पहले ही रख दी गई हो, वो भी प्राचीन भारत में। आज की ये प्रस्तुति हमें उसी हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाएगी। चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि संस्कृत व्याकरण पर 2400 साल पहले लिखी गई कोई किताब असल में एक एल्गोरिथम की तरह काम करती हो? मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कंप्यूटर का कोड काम करता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम भाषा, चिकित्सा और शिक्षा के उन प्राचीन भारतीय सिस्टम को देखेंगे और जानेंगे कि उनकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में कैसे सुनाई देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। आज से लगभग 2400 साल पहले पाणिनि नाम के एक विद्वान ने अष्टाध्यायी नाम की एक किताब लिखी। अब ये सिर्फ व्याकरण की किताब नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम था, एक तरह की मशीन जो नियमों से भाषा को बना सकती थी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एल्गोरिदम होता क्या है। देखिए, इसको एक सिंपल सी रेसिपी की तरह सोचिए। कुछ बिल्कुल साफ साफ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हर बार एक ही तरह के इंग्रेडिएंट से एक ही नतीजा मिलता है। अब इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है पाणिनि के लगभग 4000 नियम और दूसरी तरफ हैं आज के कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इनमें कितनी समानता है? उनके नियम अगर ऐसा हो तो वैसा करो जैसे थे। वो एक ही नियम को बार बार लागू कर सकते थे, जिसे आज हम कोडिंग में रिकर्जन कहते हैं। और तो और, अगर दो नियमों में टकराव हो तो उनके पास ये तय करने का भी एक सिस्टम था कि कौन सा नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आज के कोड की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, पाणिनि ने अपने नियमों में कुछ खास मार्कर इस्तेमाल किए। ये मार्कर खुद शब्द का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये बताते थे कि नियम कैसे काम करेगा। ये बिल्कुल आज के HTML टैग्स जैसा है जो वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि पेज कैसा दिखेगा, पर वो खुद पेज पर दिखाई नहीं देते। कमाल है ना? तो भाषा के इस एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि यही सिस्टमैटिक सोच हमारे शरीर यानी मेडिसिन के फील्ड में कैसे इस्तेमाल की गई थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 120। यह है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या। 120 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के सर्जिकल औजार। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत के सर्जन सुश्रुत की मेडिकल प्रैक्टिस कितनी एडवांस्ड थी। उनका ज्ञान कितना गहरा था, इसका अंदाजा सुश्रुत संहिता में दी गई राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी की इस प्रक्रिया से लगा सकते हैं। नाक को मापना, माथे से त्वचा का एक हिस्सा काटना, उसे सही जगह पर सिलना और सांस लेने के लिए ट्यूब लगाना, ये सब हजारों साल पहले लिखी गई एक किताब में दर्ज है। हैरत अंगेज है। और बात सिर्फ सर्जरी की नहीं थी। चरक नाम के एक और महान चिकित्सक थे जिन्होंने आयुर्वेद की नींव रखी। उनकी सोच आज के डॉक्टरों से कितनी मिलती जुलती थी। वो मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी की बात करते थे और कहते थे कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि उसे होने ही ना दिया जाए। वो जानते थे कि हमारा खानपान, हमारी एक्सरसाइज और हमारी मेंटल हेल्थ, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा ज्ञान, ये सारी नॉलेज आती कहाँ से थी, कहाँ पढ़ाई जाती थी? तो इसका जवाब है नालंदा, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक। नालंदा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। अपने सबसे अच्छे समय में यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे। जी हाँ, 10,000 स्टूडेंट्स। और उन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए थे 2,000 शिक्षक, मतलब हर 5 छात्रों पर एक शिक्षक। ये रेशियो तो आज के समय में भी बहुत अच्छा माना जाता है। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये दुनिया की पहली पूरी तरह से रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। छात्र और शिक्षक वहीं रहते थे, साथ पढ़ते थे और ज्ञान पर चर्चा करते थे, बिल्कुल आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज की तरह। नालंदा का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। 5वीं शताब्दी में बनी ये यूनिवर्सिटी कोरिया, जापान और फारस जैसे देशों के छात्रों को भी अपनी तरफ खींचती थी। यहाँ एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं था, जिसके लिए 3 बहुत मुश्किल परीक्षाएं पास करनी पड़ती थी। ये जो सिस्टमैटिक सोच थी ना, ये सिर्फ भाषा और चिकित्सा तक ही नहीं रुकी। चलिए अब देखते हैं कि खगोल विज्ञान और गणित में क्या कमाल हुआ। हम सब ने कोपरनिकस के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने 16वीं सदी में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। लेकिन इस स्लाइड को देखिए, उनसे 1000 साल पहले 5वीं सदी में भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यह कह दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण,
न्यूटन ने 17वीं सदी में इसका नियम दिया, लेकिन उनसे सदियों पहले 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त ने लिखा था कि चीजें जमीन पर इसलिए गिरती हैं क्योंकि ये पृथ्वी का स्वभाव है कि वो उन्हें अपनी ओर खींचती है। कितनी बड़ी बात है ये। और गणित में भी आर्यभट्ट पीछे नहीं थे। 5वीं सदी में उन्होंने पाई का मान 3.1416 तक निकाल लिया था, जो उस समय के हिसाब से काफी सटीक था। तो व्याकरण से लेकर सर्जरी और खगोल विज्ञान तक ये सब हमें क्या सिखाता है? क्या है इसका मतलब? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक सिस्टम से सोचना कोई नई बात नहीं है और ना ही ये किसी एक संस्कृति की देन है। ये तो इंसान की एक स्वाभाविक क्षमता है जो दुनिया भर में अलग अलग समय पर सामने आई है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इतने मॉडर्न विचार इतने समय पहले मौजूद थे, तो सोचिए हमारे अतीत में और कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।